तो 4p6 में आप देख रहे हो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, तो यहाँ पे 6 नहीं लिखना आपको, यहाँ पर आ जाएगा 4p2। ये आपका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है। और यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हो इसका, उसमें मेन चीज़ क्या मैं आपको बता देता हूँ। ये एनर्जी डायग्राम देख रहे हो आप कि एनर्जी किस फॉर्म में रहेगी। देखो ये जो एनर्जी है ना, ये नीचे की तरफ जा रही है, नेगेटिव है यहाँ पे तो एनर्जी अप्रोक्सीमेट क्या मान सकते हो आप, 0। नीचे जो एनर्जी है वो नेगेटिव है। एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एनर्जी है मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी की, यानी कि स्थितिज ऊर्जा की। अगर स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव होती है तो इट मीन्स वो ऑर्बिट, वो यानी कक्ष काफ़ी स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होएगी तो वो ऑर्बिट, वो कक्ष अस्थायी होंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ये पेन है, ये मैंने नीचे से उठा के ऊपर तक लाया हूँ, तो मैं h हाइट तक लेकर आया हूँ, तो mgh जितनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। ये एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है। अगर जैसे ही मैं अपना हाथ हटाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, नीचे गिरेगा। लेकिन क्या होगा अगर ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में ना होकर फर्श पर हो, फर्श पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 रहेगी, क्योंकि हाइट क्या रहेगी इसकी, 0 रहेगी। और अगर मान लो ये पेन जो है किसी तरीके से फर्श के नीचे भी ले जाऊँ, फर्श के नीचे अगर ये पहुंच जाता है तो वहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि H क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ये स्टेबल कहाँ पर है, क्या ये हाथ पे स्टेबल था, क्या ये फर्श पे स्टेबल था, या फर्श के नीचे स्टेबल था। ये स्टेबल था फर्श के नीचे, क्योंकि हाथ में क्या था, हाथ में ये इसके अंदर एनर्जी स्टोर थी। कौन सी एनर्जी स्टोर थी, पोटेंशियल एनर्जी। ये पेन वेट कर रहा था कि कब मेरा हाथ हटे और मैं नीचे जाऊं, क्योंकि ये जितना नीचे जाएगा ना उतनी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस करता जाएगा। और स्टेबल कब जो होएगा, जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होएगी, मिनिमम होएगी या फिर नेगेटिव होएगी। तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिट्स देख रहे हो आप, ये जो शैल देख रहे हो, सॉरी, ये शैल क्या है, स्टेबल है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ये अनस्टेबल होते जाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या, नेगेटिव है। आपको इसमें जो टॉपिक का नेम क्या है, एनर्जी बैंड है, वो समझाना है मुझे। तो धीरे धीरे हम स्टोरी पे आएंगे। पहले आप इस डायग्राम को समझ गए होंगे, जर्मेनियम 32 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का डायग्राम आपने समझ लिया। इसके बाद जब हम बात करते हैं क्रिस्टल की, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे एटम पास पास आ जाते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो ना, हो सकता है इसी डायग्राम के साथ एक और डायग्राम आ जाए, एक और डायग्राम आ जाए, क्योंकि क्रिस्टल है उसमें, तो ये तो है नहीं कि एक ही एटम होएगा, बहुत सारे एटम होंगे। तो जर्मेनियम 32 के बहुत सारे जब एटम पास पास आएंगे तो क्या होता है, ये जो आप शैल देख रहे हो इनकी होती है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कैसे होती है, इस डायग्राम में आप समझ सकते हो। यहाँ पे क्या है, 2 शैल की बात की है, सॉरी 2 एटम की बात की है। एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके शैल थे। ये इसका N1, N2, N3, N4 ऑर्बिट्स हैं। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट है ना कंफ्यूज रहते हैं कि सर ऑर्बिट क्या होता है और शैल क्या होता है, सब शैल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है। ये चीज़ें मैं आपको वापस रिकॉल कराता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। एक तो कई बार मैं बोलूँगा ऑर्बिट, कई बार मैं वर्ड यूज़ करूँगा शैल, कई बार मैं वर्ड यूज़ करूँगा सब शैल, और कई बार मैं वर्ड यूज़ करूँगा ऑर्बिटल। ठीक है, ये 4 वर्ड है ना, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो पहली चीज़ तो ये कि ये दोनों चीज़ सेम होती हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। थोड़ा सा फ़र्क होता है। फ़र्क इतना ये है कि ऑर्बिट है ना, हम बात करते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं पाथ की, और शैल तब यूज़ करते हैं जब हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की कौन सा ऐसा पाथ है, वही चीज़ें सेम ही है, कौन सा ऐसा पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो होता क्या है कि जो भी हमारा एटम होता है ना,
यहाँ पे बीच में होता है न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, शेल होते हैं। अगर पाथ की बात करेंगे तो हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑर्बिट। लेकिन अगर बात करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये ऐसे मानते हैं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, नीचे जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। यानी कि इस ऑर्बिट पे जब प्रोबेबिलिटी केस में बात करते हैं तब हम वर्ड यूज़ करते हैं शेल की, और है दोनों एक ही चीज़। इसको हम डिनोट करते हैं एन से। किससे डिनोट करते हैं, एन से। ये एन, एल, एम ये सब क्वांटम नंबर होते हैं। एन होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, या मुख्य क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको। इसके बाद आता है शब शेल। इसका जो क्वांटम नंबर होता है वो एल होता है, जिसको एजीमुथ बोलते हैं, ठीक है ना। तो शब शेल क्या होते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो है ना 1 2 3 ये तो शो कर रहे थे एन को, लेकिन ये एस पी डी देख रहे हो ना, ये होते हैं सब शेल। जैसे एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, ये सारे के सारे होते हैं सब शेल, ठीक है। तो इसके बाद आता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं एम से। ऑर्बिटल में जैसे आपको पता ही है, जो एस सब शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, या फिर अपने मान सकते हैं कि ऊपर की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो ये जो आप रूम से देख रहे हो ना, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल, ओके। एस का ऑर्बिटल कितना होता है, 2 होता है। पी का ऑर्बिटल कितना होता है, पी का ऑर्बिटल होता है 6। डी का कितना होता है, 10 होता है। ऐसे ये बढ़ते जाते हैं। तो पहली चीज़ तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, कहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ शेल, कहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सब शेल, कहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड ऑर्बिटल, कहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ऑर्बिट। ये तीनों चारों चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद एन की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होएगी, एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि एस के लिए तो होता है एल 0, पी के लिए होता है 1, डी के लिए होता है 2 और एफ के लिए होता है 3। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा ये। और ऑर्बिटल होती है हमारे एक तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहाँ पे ये 2, 6, 10 ये वैल्यूज होती हैं इसकी। इसके बाद अब बात करते हैं इस डायग्राम को। इस डायग्राम को समझना है आपको। हुआ क्या कि क्रिस्टल है, उसमें बहुत सारे एटम है और जर्मेनियम का क्रिस्टल ले रहे हैं हम यहाँ पे। जब एटम पास पास होते ही वैसे तो जर्मेनियम में, तो होता क्या है कि जैसे जैसे जो एटम है, मैं इसको डायग्राम समझाता हूँ आपको। ये एटम का न्यूक्लियस है, नाभिक है। ये हमारा फर्स्ट शेल है, ये सेकंड ऑर्बिट है, शेल बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है ना। ऐसे और भी सारे हैं, ये थर्ड हो गया। इसके पास में एक और एटम है, इसका भी एक शेल होएगा, फर्स्ट शेल, फिर दूसरा शेल होएगा, फिर तीसरा शेल होएगा। अब आप ध्यान से देखो, जब ये एटम पास पास आ गए हैं तो जो छोटे वाले शेल थे, यानी कि जो न्यूक्लियस के पास वाले शेल थे, उनको तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन जो आउटर शेल थे ना, उनकी ओवरलैपिंग हो गई है, वो आपस में मिक्स होना शुरू हो गए हैं। तो ये डायग्राम भी यहीं पे ये शो कर रहा है कि जब एटम पास पास आ गए हैं ना, तो एस जो फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन थर्ड और फोर्थ शेल की क्या होगी, ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई है। ओवरलैपिंग कैसे हो गई है कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, 2 डायग्राम दिख रहे हैं आपको, 2 लाइनें दिख रही होंगी। इसको समझाया तो मैं आपको, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। मैंने यहाँ पे लिखा था 1s2, ओके, ध्यान होगा आपको। लेकिन जब 2 एटम आ गए हैं तो ये एक और होएगा 1s2, ओके। तो 1s2 और 1s2, ये जो 1 वाले शेल है ना, ये s वाला जो सब शेल था, ये 2 बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि 2 एटम है, एक s पहले वाले एटम का, दूसरा s दूसरे वाले एटम का। और ये इस तरीके से बनेंगे
कि एक का एनर्जी थोड़ी सी कम होएगी और दूसरे की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होएगी। इसी तरीके से यहाँ पे जो 2s है और 2s है वो भी 2 बनेंगे। ऐसे यहाँ पे 2p और 2p 2 बन जाएंगे। एनर्जी कैसे रहेगी, एक की थोड़ी सी ज़्यादा होगी, एक की थोड़ी सी कम होगी। एनर्जी के लिए ध्यान से सुन लो, आपको ध्यान रखना है कि पहले वाला जो डायग्राम था ना, इसमें ये जो एनर्जी थी S की, ये मान लो अगर मिड एनर्जी है, तो इसमें ये वाली जो लाइन है ना, ये तो शो करती है लो एनर्जी को, और ये जो अपर वाली लाइन है ये शो करती है हाई एनर्जी को। तो जब भी ओवरलैपिंग होएगी ना, तो स्प्लिटिंग होती है बैंड्स, जो शैल होते हैं ना, सब शैल जो होते हैं उनकी हो जाती है स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है, एक एनर्जी लेवल तो बनता है थोड़ा सा ज़्यादा और एक एनर्जी लेवल होता है थोड़ा सा कम। यानी कि जो पहले वाला जो एनर्जी लेवल था ना, उसके एक तो ऊपर बनता है एक नीचे बनता है। ये तो बात करता मैं 2 एटम की। सपोज करो बहुत सारे एटम हैं, बहुत सारे एटम हैं, क्योंकि क्रिस्टल में ये तो यानी कि 2 ही एटम होंगे, बहुत सारे एटम हैं। तो होता ये है कि ये जो डायग्राम है ना, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। थोड़ा सा और बड़ा कीजिए। मान लो बहुत सारे एटम आ गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक एनर्जी लेवल यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक बीच में बनेगा, एक उसके बीच में बनेगा, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे ये। और इनका गैप इतना कम हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, उनके लिए बहुत इजी है कि वो यहाँ पे भी रुक सकते हैं, वो यहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, इनका जो लेवल है ना वो मान सकते हैं कॉन्टिन्यूस हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ईजी है कि वो कहीं भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। लेकिन ये तो था फर्स्ट शेल। ऊपर के केस में क्या होगा, ऊपर के केस में भी यहाँ पे बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी, ऐसे काफ़ी सारे बन जाएंगे। तो अब एक डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको एक चीज़ समझनी है। यहाँ पे ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम समझना है आपको। यहां पे क्या है, ये तो है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, यानी कि अंतर परमाणु दूरी, और ये है एनर्जी। किसकी एनर्जी है, सब शेल की। ये S है, ये P है। होगा क्या, यहां की बात करते हैं। यहां का मतलब क्या है कि एटम दूर दूर है, कोई मिक्सिंग नहीं हो रही। जब यहां पर आएंगे, इसका मतलब एटम पास में आ गए, कुछ नहीं हुआ, ठीक है सब कुछ। जब यहां आओगे ना थोड़ा सा, चलो यहां मान लेते हैं, यहां आते हैं ना, तो मैं एक लाइन खींच देता हूं यहां पे। तो S को तो कोई फर्क पड़ा नहीं, S ऐसे कैसी है अभी तक। P में क्या होगी, स्प्लिटिंग स्टार्ट होगी। स्प्लिटिंग सबसे पहले आउटर ऑर्बिट्स की ही होगी, ये चीज ध्यान रखना। इनर ऑर्बिट्स की स्प्लिटिंग पहले नहीं होगी, सबसे पहले स्प्लिटिंग होगी आउटर ऑर्बिट की। तो P की देखो स्प्लिटिंग होगी, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 में नहीं N पार्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि एटम्स यहाँ पे N है। तो स्प्लिटिंग में भी कितने पार्ट्स हो जाएंगे, इसके N हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये एटम थोड़े से और पास आएंगे तो और स्प्लिटिंग होगी, और पास आएंगे तो और स्प्लिटिंग होगी। और यहाँ पे आप देख रहे हो ए होता है इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्य अवस्था। यानी कि ये वो पोजीशन है जहाँ पे एटम और ज़्यादा नज़दीक नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि उनके न्यूक्लियस जो है ना, नाभिक, वो ज़्यादा पास में आ जाएंगे और उनमें रिपल्शन फोर्स बढ़ जाएगा। तो ये होते हैं एक इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था, जहाँ से अब एटम और ज़्यादा पास नहीं आ सकते क्रिस्टल के। अब इधर देखते हैं हुआ क्या। इधर ये हुआ कि स्प्लिटिंग तो हो रही थी, इसकी स्प्लिटिंग में क्या हुआ कि ये एनर्जी लेवल जो है ना वो नीचे जा रहा था और इसका एनर्जी लेवल ऊपर जा रहा था। तो एक सिचुएशन ऐसे आती है कि इसका एनर्जी लेवल S से नीचे पहुंच गया, P का तो S से नीचे पहुंच गया और S का P से ऊपर पहुंच गया, और यहाँ पे रह जाते हैं खाली गैप। इस गैप को ही क्या कहते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। यही हमारा टॉपिक था
ये जो आप गैप देख रहे हो ना, इसी को क्या कहते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। ये हमारा बैंड गैप है। और इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये तो पार्ट होता है कंडक्शन बैंड और ये होता है वैलेंस बैंड, यानी कि ये होता है चालन बैंड और ये होता है संयोजकता बैंड। हिंदी में इसको संयोजकता बैंड कहते हैं, इसको चालन बैंड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी कम है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, दिख रहा है ना आपको एनर्जी, यहाँ इसकी एनर्जी कम है, इसकी ज़्यादा है। तो जो होता है जीरो टेम्परेचर की बात करते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो यहाँ मिलते हैं वैलेंस बैंड में। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं ड्यू टू टेम्परेचर, तब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे हायर एनर्जी में शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। और हायर एनर्जी में शिफ्ट होने के लिए उनको ये बैंड गैप क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंड गैप है ना, ये एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है। इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ मिलेंगे या यहाँ मिलेंगे, या तो वो कंडक्शन बैंड में मिलेंगे या फिर कंडक्शन बैंड में मिलेंगे या फिर वो वैलेंस बैंड में मिलेंगे। जो बीच में एनर्जी गैप है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता संभावना प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, इसलिए इसको नाम दिया बैंड गैप। अब इसके बाद हम कुछ कीवर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं इसके टॉपिक के, जो आपको लिखना कैसे है एग्जाम में। एक तो आपको यहाँ पे बताना है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है? अफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि जहां पे n+l की वैल्यू लेस होएगी, ओके, जहां पे ये वैल्यू क्या होएगी, लेस, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलिंग वही होती है। ओके, ये तो है अफबाउ प्रिंसिपल। हुंड रूल से क्या होता है? हुंड रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब फिलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होता है, तो उसमें ये होता है कि मान लो बात करते हैं p सब शेल की, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, चौथा यहाँ आएगा, पांचवा यहाँ आएगा, छठा यहाँ आएगा। ऐसा नहीं होता बेसिकली क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, चौथा यहाँ आएगा, पांचवा यहाँ आएगा, छठा यहाँ आएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन ये ट्राई करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयर रहें, यानी कि हम जोड़े ना बनाएं। ये क्या है? हुंड्स रूल है। इसके बाद है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना, उसका NLMS कभी भी सेम नहीं होएगा। यानी कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है ना, उसका NLMS सेम नहीं हो सकता। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई ना कोई फर्क जरूर रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो, चलो इसका n सेम है क्योंकि शेल सेम है, इसका l भी सेम है। चलो क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो सब शेल है p है सेम है, m भी चलो सेम है, दोनों का ऑर्बिटल सेम है, कोई दिक्कत नहीं। s अलग अलग हो गया, क्यों? एक का स्पिन ऊपर की तरफ है, एक का स्पिन नीचे की तरफ है। तो पॉली ये कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उनका क्वांटम नंबर जो होते हैं वो सेम नहीं होते। सारे के सारे क्वांटम नंबर मैच नहीं कर सकते, आइडेंटिकल नहीं हो सकते। ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके बाद है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? जो इस वैलेंस बैंड में मिलेंगे आपको, वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये होते हैं लो लेवल एनर्जी के इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब टेम्परेचर 0 होता है तब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं? वैलेंस बैंड में होते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे एक वर्ड है बाउंड इलेक्ट्रॉन। बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के पास होते हैं। जैसे कोई भी एटम है, ठीक है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्बिट होएगा हमारा, उस पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे बाउंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बहुत ही पास में है न्यूक्लियस के, ये इसको छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है ना। इसके बाद है पॉजिटिव पोटेंशियल। मैंने आपको बता दिया पोटेंशियल, पॉजिटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया। पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो अनस्टेबल है, नेगेटिव पोटेंशियल है तो इट मीन्स वो स्टेबल है, ठीक है। इसके बाद जर्मेनियम 32 का मैंने डायग्राम समझा दिया आपको।
इंट्रैक्शन ऑफ टू एटम्स, यानी जब दो एटम पास पास आते हैं तो क्या होता है, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद बैलेंस डिस्टेंस, तो ये हमारी थी बैलेंस डिस्टेंस। इस डायग्राम में ये जो ए है इसी को क्या कहते हैं, बैलेंस डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, यानी इससे ज़्यादा पास एटम नहीं आ सकते, इसी को क्या कहते हैं, बैलेंस डिस्टेंस। इसके बाद वैलेंस बैंड, डायग्राम मैंने इसको समझा दिया वैलेंस बैंड कैसे बनता है। इसके बाद अलाउड बैंड, अलाउड बैंड कंडक्शन बैंड का, अलाउड बैंड कंडक्शन बैंड का क्या होता है, अनदर नेम है। कंडक्शन बैंड जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। एक चीज़ बताया तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो फ्री होते हैं मूव होने के लिए, मतलब कि वो बाउंड नहीं होते। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाउंड होंगे क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनर्जी पाकर ऊपर आते हैं और इसका अलावा फ्रीली होते हैं मूव करने के लिए, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और बाकी इसमें एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना आप, ये बिल्कुल आउटर में पड़ जाते हैं, इसको लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट ये काफ़ी दूर है, ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, इसको बस थोड़ी सी एनर्जी चाहिए जिससे ये कंडक्शन बैंड में जा सके। ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आसानी से नहीं जा सकते क्योंकि ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये लूजली बाउंडेड है, इनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो ये कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। तो ये था हमारा बैंड गैप जो मैंने आपको समझा दिया है। एग्ज़ाम में आपको ये डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम आपकी बुक में नहीं है, ये आपको नेट पे मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है इसलिए मैंने नेट से इसको कैप्चर किया है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लेना और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि इससे पहले जो टॉपिक क्या था जिसमें उन्होंने एनर्जी बैंड को समझा था उसी से रिलेटेड टॉपिक है। एनर्जी बैंड के बेस पे जो सॉलिड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। क्लासिफिकेशन में 3 हमारे पास कैटेगरी है, एक तो है चालक, एक कुचालक और एक अर्धचालक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। ये आपने 12th में पढ़ रखा है, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारा कुछ। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड में गैप बहुत ज़्यादा हो, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज़्यादा हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, कुचालक बोलते हैं, यानी कि इंसुलेटर कहते हैं। ये जो कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, ये करंट, इसमें करंट फ्लो नहीं होता क्योंकि इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है ना उनको कंडक्शन बैंड में पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये बाउंडेड है और जब तक इनको एनर्जी नहीं मिलेगी ये अपने कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं करते, यानी कि बंध नहीं तोड़ते और ये फ्री नहीं होते मूव होने के लिए। इसके बाद यहाँ पे है चालक। चालक में जो एनर्जी गैप है वो लगभग 0 होता है, ठीक है ना। इसका रीज़न ये है कि जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उनकी क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। इस वजह से ये होते हैं कंडक्टर, ये रूम टेम्परेचर पे भी करंट फ्लो को शो करते हैं। इसके बाद सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप होता है वो इंसुलेटर से तो कम होता है और लेकिन कंडक्टर से ज़्यादा होता है। ये अप्रॉक्सीमेट होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि रूम टेम्परेचर पर भी थोड़ी सी ये अपने क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़े से टेम्परेचर पे ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी डिटेल देनी है। सबसे पहले बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर में आपको ये बताना है कि इनकी कंडक्टिविटी जो होती है, चालकता, वो होती है 10⁻⁻12 to 10⁻18 मोह पर मीटर, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ही कम है ये वैल्यू, बहुत ही छोटी वैल्यू है, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी यानी कि करंट को फॉलो नहीं करते ये। रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता
वो इसकी रेसिप्रोकल होती है 10⁻12 टू 10⁻18 ओम मीटर। इसके बाद आपको इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि इसका जो एनर्जी गैप होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, और रूम टेम्परेचर पे करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है, जिससे वो अपने कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करके संयोजकता बंधों को तोड़कर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और अल्प धारा यानी कि माइनर करंट शो करते हैं। इसके बाद आते हैं कंडक्टर। कंडक्टर में आपको क्या बताना है कि एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है, ओवरलैपिंग इसका रीजन होता है, और इसमें जो आपको पता ही है, जो कोई भी एटम होता है उसका जो डायमीटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 2 एंगस्ट्रॉम यानी 2 × 10⁻⁻10 मीटर होता है, और इनके बीच में जो गैप होता है, इंटर एटॉमिक जो एटम के बीच की दूरी होती है यानी कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस यानी कि अंतर परमाणु दूरी जो होती है वो भी लगभग इतनी ही होती है। ये भी अप्रोक्सीमेट 2 एंगस्ट्रॉम ही होती है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज अगर सेम है तो ऑब्वियसली एटम्स का क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, जिससे एनर्जी गैप क्या होता है बहुत ही कम हो जाता है। इनकी बात करें कंडक्टिविटी की यानी कि चालकता की, इनकी कंडक्टिविटी होती है 10⁻6 टू 10⁸ मो पर मीटर, और रेजिस्टिविटी इसकी रेसिप्रोकल होती है 10⁻⁻6 टू 10⁻⁸ ओम मीटर। इट मीन्स कंडक्टिविटी इसकी बहुत हाई है और रेजिस्टिविटी इसकी बहुत ही लो है। एक चीज़ तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि अभी मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर में क्या था, इंसुलेटर में क्या था, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो होता क्या है, कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, वो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, संयोजकता बंधों को तोड़कर वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिससे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। यहाँ पे देखो कंडक्टर केस में क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी कम होती है। ओके, ये सबसे सरप्राइज रिजल्ट है यहाँ पे कि हमने तो सुना था कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी, वो फ्री हो जाएंगे और कंडक्टिविटी शो करेंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी लेस होती है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएं तो कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इंसुलेटर का अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंसुलेटर को तो चलो समझ आता है कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, वो कंडक्शन बैंड में पहुंच गए और कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से कंडक्शन बैंड में होते हैं, अब उनको अगर और ज़्यादा एनर्जी मिल रही है तो वो एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट होने के बाद वो कोलिजन करते हैं आपस में, जब वो बहुत फास्टली मूव करेंगे तो कोलिजन करते हैं, और कोलिजन बढ़ने के कारण टक्कर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण कंडक्टिविटी कम हो जाती है। सबसे बड़ा रीज़न यही है कंडक्टिविटी कम होने का कि टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं, जिससे एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस होता है तो कंडक्टिविटी लेस होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना लेना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।